सौतेली बहन का ब्राइडल मेकअप और लहंगा। एक समय की बात है जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में सोनम अपनी माँ शकुंतला के साथ रहती थी और सोनम के पिता सब्जियां बेचने का काम करते थे। सोनम की माँ और पिता दोनों अनपढ़ थे, उन्हें हिसाब किताब तक नहीं आता था। सोनम बड़ी हो गई थी और वो अपने पापा के साथ बाजार में सब्जियां बेचने जाती थी और वो पैसों का हिसाब किताब रखती थी। सोनम और उसके पिता के बाजार जाने के बाद सोनम की माँ शकुंतला घर के काम करती थी और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। शकुंतला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और सब्जियां उगाने में उनकी मदद भी करती थी। सोनम के बगीचे में थोड़ी बहुत सब्जियां ही उगा करती थी, जिन्हें तोड़कर सोनम अपने पिता के साथ ठेले में रखकर बाजार बेचने के लिए जाया करती थी। इसी से उनके घर का खर्चा चलता था। आओ आओ भाई साहब, आलू ले लो, 10 रुपए किलो आलू। आओ बहन, पहाड़ी आलू है, खाने में एकदम स्वादिष्ट है। अरे वाह, आलू तो आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर 10 रुपए ज्यादा नहीं है? 8 रुपए लगाओ तो ले लूंगी। नहीं नहीं मैडम, आलू तो 10 रुपए किलो ही है, आप बाजार में कहीं भी पता कर लीजिए, इससे कम रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारी दुकान पर हम सबसे कम दामों पर सब्जियां बेचते हैं। अच्छा ठीक है, 2.5 किलो दे दो, अगर अच्छा लगे तो और ले जाऊंगी। सोनम उस औरत के लिए 2.5 किलो आलू तोल देती है और उसे दे देती है और वो औरत सोनम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। हमेशा की तरह शाम को सोनम अपने पिता के साथ बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौटी और घर जाकर पैसों का हिसाब अपने पिता को बताकर खाना पीना खाकर सो गई। सोनम गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। सोनम इतनी समझदार थी कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी संभाल रही थी। सब्जियां बेचकर जितने भी पैसे वो कमाते थे, उनसे घर में राशन भरवाते थे और उन्हीं पैसों में से अपने स्कूल का खर्चा भी निकालती थी। उसके साथ साथ बचे हुए पैसे सोनम अपनी माँ के पास जमा कर देती थी, जो शकुंतला अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी। ऐसी ही एक दिन सोनम स्कूल जाती है और सोनम की माँ घर में बैठकर हाथों से स्वेटर की बुनाई कर रही होती है। तभी अचानक से शकुंतला को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। मौके पर सोनम के पिता वहां होते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मृत्यु हो जाने के बाद सोनम के पिता सोनम को स्कूल से घर ले आते हैं। घर आकर जब सोनम ये सब देखती है तो वो बहुत जोर जोर से रोती है। माँ उठो ना माँ, आपको ये क्या हो गया है माँ? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ, माँ उठो ना। सोनम अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा रोती है और सोनम के पिता किसी तरह सोनम को संभालते हैं और वो उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। काफी समय तक सोनम अकेले अकेले रहने लगती है। वो अपने पिता से बात भी नहीं करती है। ये सब सोनम के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब सोनम की दादी वहाँ पर कुछ समय के लिए रहने आती है। सोनम की दादी को सोनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से ही अपने लिए एक पोता चाहती थी, परंतु ऐसा हो नहीं सका। इसलिए वो अपने बेटे का विवाह एक दूसरी लड़की से करवाना चाहती थी। अरे बेटा, आज मैं तुझे कुछ समझाती हूँ। देख, सोनम बिटिया अब बड़ी हो रही है और उसे एक माँ की जरूरत है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जरा कुछ सोच समझ कर बोला करो। सोनम बड़ी हो गई है, वो सब समझती है। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे का सहारा देकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा है? सोनम को एक माँ की जरूरत है, जिससे वो अपनी सारी बातें कर सके। वो अपनी सारी बातें तुझे नहीं बता सकती है, इसलिए मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। आने वाले कुछ सालों में सोनम का विवाह हो जाएगा और फिर तू अकेला रह जाएगा। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, पता नहीं कब रहूँ कब ना रहूँ। फिर तुझे भी तो कोई सहारा चाहिए ना। अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? सोनम की दादी अपने बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और सोनम के पिता सोच में पड़ जाता है और आखिर में वो अपनी माँ की बात मानकर एक औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उस औरत का नाम संगीता होता है।
संगीता भी एक विधवा औरत थी और जिसकी सोनम के बराबर एक बेटी थी। सोनम की दादी उन दोनों की शादी करवा देती है और अब संगीता अपनी बेटी को लेकर सोनम के घर आ जाती है और सोनम की दादी बस पकड़कर वापस अपने गांव चली जाती है। संगीता अपनी बेटी चुलबुल से बहुत प्यार करती थी, परंतु वो सोनम से प्यार करने का भी दिखावा करती थी ताकि सोनम के पिता को कभी उस पर शक ना हो। अरे सोनम बिटिया, यहाँ तो आओ। चुलबुल यहाँ आओ, देखो मैं तुम दोनों बहनों के लिए फ्रॉक लेकर आई हूँ। दोनों बहनें भाग भाग कर अपनी माँ के पास पहुँच जाती हैं। तभी सोनम को वहाँ पर एक लाल फ्रॉक दिखाई देती है। सोनम को वो फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अपने हाथों में ले लेती है। अरे वाह माँ, फ्रॉक तो बहुत ही खूबसूरत है। आप बहुत अच्छी हैं जो आप मेरे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई हैं। अरे सोनम, ये तुम क्या कह रही हो? ये लाल वाली फ्रॉक तो मेरी है। माँ तुम्हारे लिए नीली फ्रॉक लेकर आई है, ये लाल वाली फ्रॉक तो मेरी है। संगीता भी सोनम से वो लाल फ्रॉक छीन लेती है। फ्रॉक का छीनना सोनम को अच्छा नहीं लगता है, पर वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती है और वो नीली वाली फ्रॉक बेमन से अपने पास रख लेती है। सोनम का मन उदास हो जाता है, पर वो अपनी बहन और माँ को उदास नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब सोनम और चुलबुल दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों की उम्र शादी की हो जाती है। सोनम और चुलबुल की एक दोस्त थी जिसका नाम शिखा था। शिखा की शादी तय हो गई थी और आने वाले 2 दिनों में उसकी शादी थी। दोनों बहनें अपनी दोस्त शिखा की शादी के लिए तैयार होती है और अपनी माँ के साथ शिखा की शादी में पहुँच जाती है। शादी में पहुंचने के बाद चुलबुल अपने दोस्त का लहंगा देखती है। वो गुलाबी लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और शिखा भी उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह शिखा, तुम तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा लहंगा ये तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ सोनम, लहंगा तो अच्छा होगा ही ना। ये सरोजनी का लहंगा है, पूरे 2 लाख रुपए का है। क्या कहा? 2 लाख रुपए का? ये तो बहुत ही महंगा है। ऐसा लहंगा तो हम अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद सकते हैं। बधाई हो शिखा, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ, थैंक यू। जाओ जाकर खाना खा लो। यहाँ पर पूरे 56 प्रकार के भोजन है, सब खाना खाकर जाना। अपने दोस्त को बधाई देने के बाद चुलबुल और सोनम खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सोनम चुलबुल से कहती है, चुलबुल तुमने देखा शिखा का लहंगा कितना खूबसूरत था। मैं भी अपनी शादी पर ऐसा ही लहंगा खरीदूंगी। ये क्या कह रही हो सोनम तुम्हें कुछ पता भी है वो लहंगा कितना महंगा है? तुम तो अपनी मरी हुई माँ की कोई पुरानी साड़ी का लहंगा बनवा लेना। मैं तो माँ से कहकर सरोजनी से इससे भी सुंदर लहंगा लेकर आऊंगी अपनी शादी पर। दोनों बहनों को बातें करता हुआ संगीता सुन रही थी। तभी संगीता चुलबुल के पास आकर कहती है, परेशान मत हो मेरी बेटी, मैं तुझे इससे भी अच्छा लहंगा खरीद कर दूंगी। माँ, मुझे भी ऐसा ही लहंगा चाहिए। आप मुझे भी दिलवाएंगे ना मेरी शादी पर ऐसा लहंगा? पहले तुझे कोई पसंद तो कर ले, तुझसे शादी करेगा कौन? और वैसे भी तेरी माँ कोई कुबेर का खजाना छोड़कर नहीं गई है यहाँ पर जो मैं तेरे लिए इतना महंगा लहंगा खरीद पाऊँ। आज तक जो भी मैंने बचाया है वो अपनी बेटी के लिए बचाया है। सोनम को अपनी सौतेली माँ की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है और उसका मुंह उदास हो जाता है। सोनम अपनी माँ और बहन से दूर चली जाती है और पार्टी में खाना खाने लगती है। वहीं पार्टी में आया हुआ एक परिवार सोनम को देखता है और सोनम उन्हें एक ही नजर में पसंद आ जाती है। अरे ये लड़की तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। अगर ये हमारे घर की बहू बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। पर इसके माता पिता कौन हैं? पूरी पार्टी में पता करने के बाद उस औरत को सोनम की माँ के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास जाती है। नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते नमस्ते। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी है वो आपकी ही बेटी है ना? कौन? जो वो वहाँ पर खड़ी है? हाँ हाँ, मेरी ही बेटी है। और ये जो मेरे साथ है ये भी मेरी ही बेटी है। बताओ क्या हुआ? वो दरअसल बात ये है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु उससे पहले मुझे अपनी बेटी चुलबुल की शादी करनी है। चुलबुल की बात सुनकर उस औरत के मन में और लालच बढ़ जाता है।
उस औरत के 2 बेटे थे और वो अपने दोनों बेटे की एक ही साथ शादी करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि सोनम और चुलबुल दोनों बहनें हैं, तो वो संगीता से दोनों बहनों की शादी के लिए बात पक्की कर लेती है। उसके बाद संगीता अपने बचाए हुए पैसों को निकाल लेती है और अपनी बेटी चुलबुल के साथ जाकर बाजार में शॉपिंग कर लेती है। वो अपनी बेटी को बाजार से सबसे अच्छा लहंगा दिलवा देती है। चुलबुल अपने लिए सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर लाकर सोनम को अपना लहंगा दिखाते हुए उसे चढ़ाने लगती है। माँ देखो, मेरा ये सरोजनी का लहंगा कितना सुंदर है ना। मैं इसे शादी पर पहनूंगी तो सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे। सोनम, तुम भी अपनी माँ का रखा हुआ लहंगा निकाल कर ले आओ ना, मैं भी तो देखूं जरा वो लहंगा कैसा है। सोनम अपनी माँ के रखे हुए कपड़ों में से अपनी माँ की शादी का लहंगा निकाल कर ले आती है, जिसे चूहे ने जगह जगह से काट रखा था। लहंगा पूरा खराब हो गया था। अरे कोई बात नहीं, जरा जरा सा छेद ही तो हो गया है, मैं इसे रफू करवा दूंगी। वैसे भी शादी का लहंगा एक ही दिन पहनना होता है, अब इतने पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों को अलग अलग लहंगे दिलवाऊं। संगीता सोनम के लहंगे पर रफू करवा देती है और वो अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे गहने और कपड़े खरीद लेती है, पर सोनम के लिए कुछ भी नहीं खरीदती है। ये बात सोनम को अच्छी नहीं लगती है, पर वो किसी से इस बात पर बहस नहीं करती है। वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। अगले ही दिन शादी का मुहूर्त था और अचानक से एक लापरवाही से घर में आग लग जाती है और जिसमें चुलबुल का लहंगा जल जाता है। ये सब देखकर चुलबुल बहुत ज्यादा रोने लगती है। माँ देखो ना, मेरा कितना महंगा ब्राइडल लहंगा था, वो जल गया है। संगीता जानती थी कि वो लापरवाही संगीता से ही हुई है, जिस वजह से घर का बहुत सारा सामान जल गया था। परंतु सोनम का लहंगा वो बिल्कुल ठीक था। सोनम उस लहंगे को किसी तरह से कपड़े से झाड़ झाड़ कर साफ कर लेती है। सोनम लहंगे को साफ करती है, तभी उसमें से एक जोरदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बाद वो लहंगा एक बहुत ही खूबसूरत लहंगे में बदल जाता है। वो लहंगा बिल्कुल वैसा ही लहंगा था जैसा सोनम की दोस्त शिखा ने अपनी शादी पर पहना था। ये देखकर सोनम को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी सोनम की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है। सोनम बेटी, मैं सब कुछ देख रही हूँ कि तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे शादी की तैयारी भी नहीं करवाई है, पर कोई बात नहीं, ये लहंगा एक जादुई लहंगा है और इस लहंगे से तू अपनी शादी के लिए कोई भी चीज मांग सकती है। पर माँ देखो ना, मेरी बहन चुलबुल का लहंगा तो आग में बुरी तरह से जल गया है। मैं ये लहंगा नहीं पहन सकती हूँ, ये लहंगा चुलबुल पहनेगी। हम दोनों बहनों की शादी है। अगर चुलबुल को अच्छा लहंगा नहीं मिला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं तो कोई सी भी पुरानी साड़ी पहन लूंगी। चुलबुल सोनम की ये सारी बात बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी बहन को अपने प्रति इतना प्रेम देखकर चुलबुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोनम को गले लगा लेती है। सोनम, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, पर तुम्हारे मन में तो मेरे लिए जरा सी भी बुराई नहीं है। तुम मुझे अपना ये लहंगा देने को भी तैयार हो, जबकि मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। चुलबुल, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है और तुम्हारा ध्यान भी रखा है। मैंने हमेशा परीक्षा में तुम्हारी मदद करी है और तुम्हारे चक्कर में माँ से कई बार डांट भी खाई है। मैं तुम्हें सगी बहन से बढ़कर मानती हूँ। अब दोनों बहनों का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। सोनम अपना लहंगा चुलबुल को दे देती है। चुलबुल वो लहंगा नहीं पहनती है और वो अपनी माँ की एक मामूली साड़ी पहन लेती है। ये क्या चुलबुल, सोनम ने तो तुम्हें अपना लहंगा दिया था, फिर तुमने वो क्यों नहीं पहना? माँ, वो लहंगा दीदी का है, उनकी माँ की निशानी है। मैं उस लहंगे को नहीं पहन सकती हूँ। उस लहंगे पर केवल दीदी का ही अधिकार है। अपनी बहन चुलबुल को पुरानी साड़ी पहनते हुए देखकर सोनम को अच्छा नहीं लगता और वो अपने जादुई लहंगे से कहकर हूबहू दिखने वाला एक और सुंदर सा लहंगा मांग लेती है। वो जादुई लहंगा अपनी शक्तियों से एक और हूबहू दिखने वाला लहंगा प्रकट कर देता है और दोनों बहनें अपनी शादी पर वही लहंगा पहन लेती है और दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है।
अब संगीता भी सोनम के लिए अपने मन में कोई भी गलत भावना को पैदा नहीं करती है और अपनी दोनों बेटी को बराबर प्यार करती है। इस तरह अब संगीता अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देती है और खुशी खुशी दोनों को ससुराल भेज देती है। राधा एक 7 साल की छोटी बच्ची थी। राधा के पिता की पिछले साल मृत्यु हो चुकी थी। पिता की मृत्यु होने के बाद माँ के अलावा राधा के पास अब कोई नहीं था। उसके पिता की मृत्यु होने के बाद उसके घर में बहुत गरीबी थी, जिस वजह से उनका खाने का गुजारा भी सही से नहीं हो पाता था। उसकी माँ फल बेचने का काम करती थी। राधा को स्कूल भेजने के बाद उसकी माँ फल बेचने जाती थी। दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर फल बेचा करती थी। फल ले लीजिए, फल देखिए कितने स्वादिष्ट और ताजे ताजे फल है, फल ले लीजिए। चलो हटो मेरे सामने से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फल। राधा की माँ बड़ी परेशानियों को झेलते हुए अपनी बेटी के लिए कमाती थी और उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। राधा की माँ अपने सामान में या अपने खाने पीने में कमी कर लिया करती थी, लेकिन राधा की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने देती थी। वो टाइम पर स्कूल जाती थी, टाइम पर ही अपने स्कूल की फीस भी जमा करती थी। उसकी माँ राधा का बहुत ध्यान रखती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी पूरी भर चुकी है। ये ले राधा 20 रुपए, इससे अपनी पेंसिल और कॉपी दोनों लेकर आ। और हाँ, वहाँ से कहीं और मत जाना, खेलने कूदने का समय अभी नहीं हुआ है। जाकर सामान लेकर आ। और क्या पता तुम कहीं गुम भी हो जाओ, इसलिए कहीं मत जाना। राधा भागती हुई स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। वहाँ से वो अपने लिए कॉपी और पेंसिल और दुकानदार बदले में उसे 5 रुपए लौटा देता है। वो कॉपी और पेंसिल लेकर घर आ ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पर अपनी दुकान लगाया हुआ था। सुनो बेटा, मेरी भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। राधा को उस बूढ़े आदमी पर बहुत तरस आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े से आदमी की चमकती हुई आंखें दया की भीख मांग रही थी। फिर राधा उसे अपने 5 रुपए निकाल कर दे देती है और बोलती है, दादाजी ये लीजिए, इसके बदले में आप मुझे कुछ भी दे दो। राधा के इतना बोलते ही वो बूढ़ा आदमी राधा को एक सुंदर सा रंग बिरंगा पर्स थमा देता है। फिर राधा उस पर्स को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। राधा बेटा, आ गई तुम? जी माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। अच्छा, वो बाकी बचे हुए पैसे लाओ, मुझे दे दो। माँ के इतना बोलते ही राधा अपनी माँ के हाथ में वो पर्स थमा देती है। अरे ये क्या है, तुमने क्या उस बचे हुए पैसों से ये पर्स खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों बेटा, अभी तुम्हें पता है ना कि हम इस तरीके के खर्च नहीं कर सकते। पैसों की कितनी दिक्कत है अभी, और तुम ऐसे फिजूल खर्चे कर रही हो। पर माँ, आपके पास पर्स भी तो नहीं था, इसलिए मैंने पर्स ले लिया, मुझे माफ कर दो माँ। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है माँ। आज राधा की माँ बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसने राधा के स्कूल की फीस 4 महीने से जमा नहीं की थी, और अब अगर इस बार भी उसकी माँ राधा की फीस जमा नहीं करती तो राधा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सोच सोचकर उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही थी और अपने आप से ही बोलती है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, बस 400 रुपए बचे हैं, उसमें तो पूरी फीस भी जमा नहीं होगी। फिर वो सोचती है कि वो टीचर को अभी इतने ही पैसे देकर एक बारी मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ और दिनों में देने के लिए कह देगी। फिर अगले दिन राधा की माँ राधा के स्कूल राधा को छोड़ने जाती है और उसकी फीस जमा करने भी जाती है। उस दिन उसकी माँ राधा के साथ वही पर्स लेकर जाती है जो राधा अपनी माँ के लिए खरीद कर लाई थी। दोनों ही स्कूल में पहुँच जाते हैं। फिर अचानक से राधा की माँ अपने पर्स में देखकर फिर राधा से बोलती है, अरे राधा, इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने तो इसमें सिर्फ 400 रुपए ही रखे थे, अब इसमें 2000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से ही पैसे तो नहीं रखे थे तुमने? नहीं माँ, जब मैंने इसे लिया था
तब इसमें कुछ भी नहीं था और मैंने भी इसमें कोई पैसे नहीं रखे। ये देखकर राधा और राधा की माँ दोनों ही बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन वो उस दिन बहुत खुश भी हुए थे क्योंकि अब उसे टीचर के सामने कम पैसे नहीं देने पड़ेंगे। राधा की माँ उसके स्कूल की पूरी फीस जमा करती है और वापस आ जाती है। फिर शाम को वो दोनों ही बाजार जाते हैं। फिर राधा बोलती है, माँ मुझे बर्गर खाना है, वो देखो वहाँ पर बर्गर वाला खड़ा है, प्लीज माँ चलो ना। अच्छा हाँ राधा चलो। वहाँ जाकर राधा एक बर्गर ले लेती है। फिर उसकी माँ जब अपने पर्स में देखती है तो वो देखती है कि उसके पर्स में 1000 रुपए और आ गए हैं। ये देखकर उसकी माँ फिर बहुत खुश हो जाती है और वो आगे चलते हैं। अब दोनों एक सब्जी की दुकान पर आते हैं तो वहाँ भी फिर से ऐसा ही होता है। हर बार जब भी राधा की माँ पर्स को जितनी बार खोलती है उन्हें हर बार पैसे उसमें बढ़े हुए मिलते हैं। और ये सब देखकर उसकी माँ राधा से बोलती है, अरे वाह राधा, ये तो चमत्कार हो गया, तुम ये पर्स कहाँ से लेकर आई थी? माँ वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था। कौन से बूढ़े आदमी ने बेटा? वही जिसकी मैंने मदद की थी। माँ उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उसकी दुकान की सुबह से बोनी भी नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बुलाकर बोला कि बेटा मुझे भूख लगी है और सुबह से मेरी दुकान की बोनी भी नहीं हुई है, तो क्या तुम मेरी दुकान से कुछ सामान खरीद लोगी? तभी माँ मैंने वो बचे हुए 5 रुपए उन्हें दे दिए और ये बोला कि आपका जो भी मन है वो सामान मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ये पर्स दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी की ही दुआ है हम पर। फिर राधा और उसकी माँ घर आ जाती हैं। अब उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर एक दिन राधा के पड़ोस में रहने वाली एक शीला आंटी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, जो औरत गली गली भटककर फल बेचा करती थी आज वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, फिर भी उसका घर इतना अच्छे से चल रहा है। कुछ तो बात जरूर है, जो ये पैसे कमाने भी नहीं चाहती और इसे पैसों की कमी भी नहीं होती। पता लगाना पड़ेगा। तभी उसी दिन राधा और उसकी माँ एक मंदिर में गरीब बच्चों को कुछ पैसे और खाना पीना दान करने जा रहे थे। वे दोनों जा ही रहे थे कि उन्हें पीछे से शीला देख लेती है और वो उनके पीछे पीछे जाने लगती है। वो दोनों मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़ रहे थे, तभी पीछे से शीला उन दोनों को देखती रहती है। उन दोनों को देखते देखते उसे ऐसा लगता है कि जो पर्स राधा की माँ के हाथ में है शायद उसमें ही कोई जादू है। ये सब देखकर शीला वहाँ से वापस आ जाती है और फिर ये सोचने लगती है कि वो ये पर्स कैसे हासिल करे। तभी वो सोच विचार करके राधा के घर में खिड़की से घुसकर वो पर्स चुरा लेती है और वो अपने घर आकर सुबह होने का इंतजार भी नहीं करती और उस पर्स को खोलकर बैठ जाती है। उसे 2-3 घंटे पर्स खोले हुए हो गए थे, परंतु उसमें कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर वो परेशान होने लगती है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस पर्स में कैसे जादू होगा, कैसे निकलता होगा इसमें से जादू? क्या पता इसमें ऐसा होता हो कि जो मैं पैसे रखूं वो डबल होकर निकले। ये सोचकर शीला अपने 2-3 हजार रुपए उसमें रख देती है। फिर वो 5 मिनट तक रुकी रहती है। उसे लगता है कि वो इस पर्स में जितना भी डाला है वो भी कम है। वो अपने सारे सोने के जेवर भी डाल देती है और जब वो 10 मिनट बाद उस पर्स को खोलती है तो उसमें से खूब सारे जादुई कीड़े निकलते हैं जो शीला के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो रात में ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खूब जोर से इधर उधर भागने लगती है। इतना शोर सुनकर गांव के सभी लोग जमा हो जाते हैं और फिर शीला की चोरी पकड़ी जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी उस पर्स को उठाकर राधा के हाथ में दे देती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये जादुई पर्स चुराने की कोशिश की थी और मैंने इसमें अपने सारे पैसे डाले पर वो सारे कीड़े बन गए। वो पर्स राधा के हाथ में आते ही शीला के ऊपर से सारे कीड़े हट जाते हैं और अब राधा और उसकी माँ खुशी खुशी रहते हैं
और वो अपने पर्स की मदद से और अपने जैसे गरीबों की बहुत मदद करते हैं।